अरस्तू के बारे में कहा जाता है कि अरस्तू ने कहा था कि सत्य जो है वो तथ्यों के अंदर छुपा होता है। इसलिए सिर्फ तथ्यों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने से ही हम सत्य को जान सकते हैं। तो चूंकि अरस्तू का बहुत ज़्यादा जोर तथ्यों के अध्ययन पर है, तो इसलिए अरस्तू के बारे में कहा जाता है कि अरस्तू जो हैं वो तथ्यगत हैं और निष्क्रिय हैं। वहाँ पर वो कल्पनाओं को उड़ान भरने की छूट नहीं है, जैसा प्लेटो के मामले में था। प्लेटो ने जिस पद्धति को फॉलो किया था उसे निगमनात्मक कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग का ये होता है कि पहले सामान्य निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया जाता है प्लेटो के द्वारा, और फिर उसके बाद विशिष्ट निष्कर्षों की ओर जाया जाता है, विशिष्ट चीज़ों को देखा जाता है। तो सामान्य सिद्धांत से लेकर विशिष्ट चीज़ों की ओर बढ़ने को डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। निगमनात्मक तर्क जो है वो उसको माना जाता है। ये उनका पद्धति था प्लेटो का। जबकि अरस्तू ने जो फॉलो किया था उसे इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्टिव मतलब आगमन पद्धति से। इस आगमन पद्धति का अर्थ है कि पहले विशिष्ट चीज़ों को पढ़िए, फिर उनका अध्ययन करते हुए आप सामान्य निष्कर्ष की ओर जाइए। इसका बहुत अच्छा और उदाहरण जो है वो ये दिया जाता है कि यदि आपको कहा जाता है कि कौवे काले हैं, तो यह एक सामान्य निष्कर्ष है कि कौवे काले हैं। अब आपने सामान्य से विशिष्ट रूप से विशिष्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो कौवे काले हैं। आपने एक कौवा देखा, ये काला है, दूसरा कौवा देखा, ये भी काला है, तो कौवे काले हैं। तो यानी कोई भी कौवा होगा तो वो काला होगा, क्योंकि सामान्य निष्कर्ष आपके पास पहले है कि कौवे काले हैं। अब हमको कोई भी कौवा दिखेगा तो वो काला कलर का होगा। तो ये प्लेटो की पद्धति है, इसको बोलते हैं निगमनात्मक पद्धति, यानी सामान्य निष्कर्ष से विशिष्ट चीज की ओर जाना, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। अरस्तू के मामले में ये चीज उल्टी होगी। अरस्तू का जो मेथड है उसे बोला जाता है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी आगमन पद्धति, आगमनात्मक पद्धति। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें अरस्तू कैसे पढ़ेंगे। अरस्तू ने कहा कि पहले मैंने एक कौवा देखा, वो काला था, फिर दूसरा कौवा फिर देखा, वो भी काला निकला, तीसरा कौवा देखा, वो भी काला निकला, चौथा कौवा देखा, वो भी काला निकला। मैंने 50 कौवे देखे, 50 कौवे काले थे, फिर मैंने 100 कौवे देखे, 100 कौवे काले थे। तो मेरा निष्कर्ष ये है कि 100 कौवों को देखने के बाद मेरा निष्कर्ष ये है कि कौवे काले होते हैं। तो अरस्तू ने क्या किया कि वो पहले विशिष्ट कौवों को देख रहे हैं, उसके बाद वो सामान्य निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। इस पद्धति को बोला जाता है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी आगमनात्मक पद्धति। इसके अंदर यानी फ्रॉम पर्टिकुलर टू द जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ना। इसलिए अरस्तू की जो पद्धति है, अरस्तू की जो पढ़ने का तरीका है वो तथ्यगत है, और इसे मूल रूप से डल माना जाता है, क्योंकि तथ्यों में छुपा हुआ है। तथ्यों से ही इसका सामान्य निष्कर्ष निकलता है। तो आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि अरस्तू की जो पद्धति है वो सिर्फ आगमनात्मक ही नहीं है, इंडक्टिव ही नहीं है, वो विवेचनात्मक है, वो एनालिसिस भी करते हैं, वो वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, वो निरीक्षणात्मक भी है, ऑब्जर्वेशनल भी है, एंड कंपैरेटिव, वो तुलनात्मक भी है, और यह साथ ही साथ टेलियोलॉजिकल है। टेलियोलॉजिकल, यह जो शब्द आता है, टेलियोलॉजिकल का अर्थ होता है उद्देश्य मूलक, और इसका अर्थ यह है कि हर एक चीज का कोई एक उद्देश्य होता है। टेलियोलॉजी इज द डॉक्ट्रिन दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन द फाइनल कॉजेज ऑफ थिंग्स, यानी हर एक चीज का एक उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य से उस चीज की प्रकृति को परिभाषित किया है अरस्तू ने। इसलिए अरस्तू की जो पद्धति है वो टेलियोलॉजिकल कही जाती है फिलॉसफी में, यानी उद्देश्य मूलक है। हमको हर एक चीज का एक उद्देश्य है वो समझना पड़ता है। देखिए, बहुत एक अलग और बहुत अच्छी चीज अरस्तू ने सिखाई है, और वो आप इस वीडियो में जान जाएंगे
कि अरस्तू के अनुसार अ थिंग्स एंड इज इट्स नेचर, यानी किसी भी चीज का जो उद्देश्य होता है, उसका जो लक्ष्य है, वही उसकी प्रकृति है। और ये कहते हैं अरस्तू कि अगर किसी चीज का रियल नेचर समझना हो, आपको किसी भी चीज का रियल नेचर समझना हो, वास्तविक प्रकृति क्या है उस वस्तु की, उस चीज की, तो अरस्तू के अनुसार यह बहुत जरूरी है कि हम इस चीज का परीक्षण करें कि वह अपने पूर्णतम विकास की स्थिति में कैसा होगा। यानी यदि कोई बीज है तो उस बीज की प्रकृति आप तभी समझ सकते हैं जब आपको ये पता हो कि ये बीज बड़ा होकर पौधा और फिर बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। तो जो वो पेड़ बनता है, तो पेड़ बनने की जो स्थिति है अरस्तू के अनुसार, उस पेड़ की स्थिति को जानिए और उसके बाद आपको नजर आएगा कि इस बीज की प्रकृति क्या है। इसको उद्देश्य मूलक टेलियोलॉजिकल नॉलेज बोला जाता है। यानी आपको इस बीज का उद्देश्य पता है कि इस बीज का फुल डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, तभी आपको उस बीज की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान प्राप्त होगा। तो अरस्तू ने इसे इस तरीके से इस चीज़ों को समझने का प्रयास किया था और कहा था कि हर एक चीज की जो पूर्णतम विकसित अवस्था है उसको जानकर और पूर्णतम विकसित अवस्था को जानने के बाद आप उसका सच्चा प्रकृति समझ सकते हैं। यही अरस्तू का सूत्र था फॉर द स्टडी ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरी इस ब्रह्मांड को समझने के। अरस्तू ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड को ऐसे ही समझा जा सकता है। तो उसने कहा कि द ग्रोथ ऑफ आइडियाज फ्रॉम पोटेंसी इनटू एक्चुअलिटी, यानी कोई भी विचार है जो वो अभी विचार ही है, अभी दुनिया में उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई चीज मूर्त रूप में नहीं आई है। लेकिन अरस्तू ने कहा कि हमको ये सोचना पड़ता है कि अगर ये मूर्त रूप में आ जाएगी तो क्या होगा, और उसका जो पूर्णतम विकसित स्वरूप होगा वो क्या होगा। जब हम उस चीज को समझेंगे, वो वास्तविकता को समझ जाएंगे, तो ही हम उस विचार की असली प्रकृति को जान पाएंगे। और अरस्तू ने कहा यही फार्मूला है दुनिया में ज्ञान को प्राप्त करने का। इस अरस्तू के इस फार्मूले को राज्य के ऊपर भी लागू किया जाता है और यह किसी भी प्रकार की जो दुनिया में व्यवहार हो रहा है, जो घट रही हैं चीज़ें, उन सब पर लागू किया जा सकता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की कलात्मक चीज़ें जो हैं विकसित की जा रही हैं उन पर, या इस भौतिक दुनिया पर। तो अरस्तू के अनुसार यदि अंडे का जो प्रकृति है उसको आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक ये नहीं जाने कि उस अंडे का पूर्णतम विकास क्या होगा। अंडे का पूर्णतम विकास ये होगा कि वो एक मुर्गी के रूप में विकसित होगा, मुर्गा या मुर्गी के रूप में विकसित होगा। तो मुर्गा और मुर्गी जो बनते हैं अंडे से, अरस्तू के अनुसार वो उस अंडे में छुपे हुए हैं और यही अंडे की प्रकृति है। वो मुर्गा और मुर्गी का अस्तित्व भी इसी अंडे में है, अभी वो दुनिया में मौजूद नहीं हुए हैं, लेकिन अंडे के अंदर मुर्गा और मुर्गी छुपे हुए हैं। तो प्लेटो ने कहा इसी तरीके से आपको ये समझना पड़ता है कि दुनिया में राज्य और समाज जो हमारे सामने आता है, मानव समाज, वो भी कहाँ छुपा हुआ है, इंसान के नेचर में छुपा हुआ है। इसलिए प्लेटो कहता है कि अरस्तू कहते हैं कि इसलिए इंसान के नेचर में, उसके मानव की प्रकृति के अंदर ही ये राज्य की प्रकृति भी है और समाज की भी प्रकृति छुपी हुई है। तो हमको राज्य और समाज की प्रकृति को समझने के लिए मानव की प्रकृति को समझना पड़ता है। तो मानव की प्रकृति को समझिए। तो अगर आपको, अरस्तू कहते हैं कि यदि आपको मुर्गी का परीक्षण करना है, जब आप मुर्गी को परीक्षण करेंगे, मुर्गी को जानेंगे, तो ही आप अंडे की प्रकृति को जान पाएंगे। इसी प्रकार आपको राज्य और समाज का परीक्षण करेंगे तो ही आप उस मानव की प्रकृति को जान पाएंगे। तो राज्य और समाज का जो विकास हुआ है, जिसमें आज हमको ये मानव मौजूद हुआ है, वह उस मानव का पूर्णतम विकास की स्थिति है कि वो मानव पूर्ण विकास में किसी न किसी राज्य का या समाज का अंग बनेगा। और इसीलिए आपने ये कथन बार बार सुना होगा अरस्तू का कि मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये अरस्तू का कथन है और उसने कहा है कि इंसान प्राकृतिक तौर पर एक राजनीतिक जानवर है, राजनीतिक पशु है। इसका अर्थ ये हुआ
कि राज्य और समाज का अंग बनना ही उस मानव की प्रकृति है, वही उसका ध्येय है, वही उसका उद्देश्य है, वही उसका लक्ष्य है। इसलिए इसको टेलियोलॉजिकल बोला गया, उद्देश्य मूलक बोला गया। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी न किसी राज्य और समाज का अंग बनता है मानव अपनी प्रकृति के कारण। तो मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी राज्य और समाज जो है वो उसका पूर्णतम विकास की स्थिति है। इसलिए अरस्तु ने ये भी हम लोग को समझाया कि नेचर और एंड इज प्रायर टू द फॉर्म, अर्थात कि प्रकृति या उद्देश्य जो होता है वह उस फॉर्म से, जिस प्रकार में चीजें मौजूद हैं उससे वह पूर्व है। तो अरस्तु के अनुसार जो फॉर्म होता है उससे भी पूर्व में उसकी प्रकृति और उसका उद्देश्य जो है वो मौजूद हो जाता है। इसलिए द hen इज प्रायर टू द एग, यानी अंडे से पूर्व जो है मुर्गी मौजूद हो जाती है। तो मुर्गी जो है वो पहले आती है, फिर अंडा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अंडे का जो चरमोत्कर्ष विकास होगा वो मुर्गी के रूप में होगा। इसलिए मुर्गी तक पहुंचने के लिए जो चीज चाहिए वो सारी चीजें कहाँ पे छुपी हुई हैं? अंडे में। तो इसको बोलते हैं टेलियोलॉजिकल रीजनिंग, उद्देश्य मूलक तर्क, जिसकी सहायता से अरस्तु ने ये समझाने का प्रयास किया है कि और जैसे hen मुर्गी जो है वो अंडे से पूर्व आती है, उसी प्रकार राज्य भी व्यक्ति से पूर्व आता है। राज्य व्यक्ति से पूर्व आता है। ये तार्किक दृष्टि से समझाते हैं अरस्तु, ताकि हम लोगों को ये समझ में आए कि व्यक्ति की मानव प्रकृति में ही राज्य की प्रकृति जो है वो छुपी हुई है। इसलिए अब राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मानव की प्रकृति को भी समझना हमें जरूरी है। राज्य पहले आता है, राज्य पूर्व है। स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। ये अरस्तु की फिलॉसफी है और हम लोगों को यह जानना पड़ता है। देखिए, ऐतिहासिक दौर पर अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे व्यक्ति पहले आता है, फिर उसका परिवार है, फिर गांव है, फिर समाज है और फिर राज्य है। ये सारी चीज़ें इस क्रम में आगे आती हैं। लेकिन अरस्तु ने चूंकि वैज्ञानिक पद्धति में उद्देश्य मूलक चीज़ों का प्रयोग किया, यानी टेलियोलॉजिकल पद्धति का प्रयोग किया, इसलिए अरस्तु ये कहते हैं कि जो उसका चरमोत्कर्ष विकास है विभिन्न तरीकों से गुजरता हुआ व्यक्ति का, कि वो व्यक्ति है पहले, फिर उसने परिवार बनाया होगा, फिर उसके नातेदार रिश्तेदार रहे होंगे, फिर वो गांव बना होगा, गांव से फिर वो कुछ और भी गांव का समूह बन गया होगा, एक समाज बन गया, फिर उसके बाद वो एक राज्य के रूप में विकसित हुआ। तो अरस्तु के अनुसार जो राज्य दिख रहा है हमको, राज्य का जो विकास दिखाई दे रहा है, वो उसका मानव का जो है वो फुलेस्ट डेवलपमेंट है। सबसे बड़ा जो है वो पूर्ण विकास वहाँ पर राज्य के अंदर जाकर होता है। इसलिए राज्य की उपस्थिति मानव प्रकृति में मौजूद होती है, इंसान की प्रकृति में, नेचर में मौजूद है, ह्यूमन नेचर में। इसलिए अरस्तु ने टेलियोलॉजिकल पद्धति का उपयोग करते हुए कहा कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले आता है, क्योंकि वो उसमें छुपा हुआ है। तो राज्य की मौजूदगी व्यक्ति के अंदर है। इसीलिए उसने ये स्टेटमेंट दिया था, जिसका अर्थ होता है कि मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। इसलिए व्यक्ति जो है प्राकृतिक तौर पर ही एक राजनीतिक पशु है, और इसलिए वह राज्य का अंग बनेगा ही बनेगा। और यह चीज़ जो है ऐसे समझी जा सकती है कि जैसे आपका मानव शरीर है, मानव शरीर में से आपके पास सारे अंग हैं, पैर है, हाथ है, आँख है, नाक है, कान है, लेकिन यदि आपका एक हाथ इसमें से निकाल दिया जाए तो उस हाथ को अगर देखा जाए तो उस हाथ के पास कोई ताकत नहीं है। वो हाथ तभी है जब वो शरीर का अंग है, उसकी इम्पोर्टेंस यही है। तो इसलिए शरीर जो है, आपका पूर्ण शरीर, विकसित शरीर जो है, वो पूर्व आता है उस अंग से, हाथ से। तो उसको, शरीर को आपको समझना है। हाथ देखकर आप शरीर को नहीं समझ पाएंगे। हाथ को जब तक शरीर का अंग नहीं बनाएंगे तब तक उसकी प्रकृति आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि आप, व्यक्ति जो होता है वो राज्य का अंग है, स्वावयवी अंग है, लेकिन व्यक्ति को राज्य से अलग करके आप नहीं समझ सकते हैं, और उसको तभी समझ सकते हैं जब वो राज्य
का मेंबर बनता है और राज्य की प्रकृति के साथ जुड़ता है। यानी राज्य जो है वो व्यक्ति से पूर्व आता है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, व्यक्ति की उतनी नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे शरीर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और एक सिंगल हाथ की नहीं है। तो अरस्तु के बारे में ये आपको बातें बतानी थी जो कुछ इम्पोर्टेंट थी। इनसे हमें पता चलता है कि अरस्तु हमारे राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में क्यों जाने जाते हैं और उनकी जो अध्ययन पद्धति थी उसका इस्तेमाल आज भी वैज्ञानिक करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।